साथियों नमस्कार। साथियों आज आपके लिए एडवांस मैथ्स के तहत आज त्रिकोणमिति आज हम आपको कराने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का बिल्कुल कंसेप्ट आपको हम सिखाएंगे, बेस लेके चलेंगे और ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा ताकि आपको त्रिकोणमिति में कहीं कोई दिक्कत ना आने पाए। मैं एक एक पॉइंट लेकर इसका आपको चलूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आज हम जो समझ रहे हैं, सबसे पहले हम समझेंगे पाइथागोरस की प्रमेय। देखिए पाइथागोरस की प्रमेय क्या है। पाइथागोरस की प्रमेय को हम समझेंगे। अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है हमारा, ये समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये वाला जो कोण है ये हमारा 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का। एक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा और ये हमको ध्यान रखना है पाइथागोरस की प्रमेय समझने से पहले कि समकोण के सामने वाली जो भुजा है इसको हम कर्ण कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। इसको हम कर्ण कहते हैं। और बाकी जो दो भुजाएं बची हैं इनमें से एक भुजा हमारे पास क्या होगी, एक भुजा आधार कहलाएगी और एक भुजा जो है वो लंब कहलाएगी। कर्ण को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस और आधार को हम कहते हैं बेस और लंब को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये तीन चीजें हैं हमारे पास। और पाइथागोरस की प्रमेय हमारी ये कहती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमको ध्यान रखना है। कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में इसकी दो भुजाएं हमें ज्ञात हैं। एक भुजा इसकी 5 है और एक भुजा इसकी 4 है और एक भुजा इसकी 3 है। हमें इसका कर्ण निकालना है। तो ये तीसरी भुजा हमको निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। जब भी किसी भी समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजाएं पता हो और तीसरी भुजा निकालनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम किस प्रकार इस प्रमेय का उपयोग करके किस प्रकार इस कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब प्लस आधार। लंब है हमारे पास 4, तो लंब का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग प्लस आधार है 3, तो 3 का वर्ग। 4 का वर्ग हुआ 16, 3 का वर्ग हुआ 9, 16 और 9 हुआ 25। ये क्या निकल के आया है, कर्ण का वर्ग। अगर कर्ण निकालना है तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट, और 25 का वर्गमूल होता है 5। तो कर्ण कितना आ गया हमारा, 5। इस प्रकार पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करके हम किसी भी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता हैं, कोई सी भी दो भुजाएं पता हैं, तो तीसरी भुजा का मान आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमसे लंब निकलवाए तो हम लंब के लिए फॉर्मूला यहाँ से क्या बनाएंगे, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अगर हमसे आधार निकलवाए तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अगर कर्ण निकलवा रहा है तो कर्ण का वर्ग जो होता है वो इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर लंब निकलवाए तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग हटा देंगे। अगर आधार का वर्ग निकलवाए तो हम कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस कर देंगे। इस तरह से हम ये निकाल सकते हैं। और अगर आधार निकालना है तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, स्क्वायर रूट चढ़ाना पड़ता है। यहाँ से भी हम स्क्वायर रूट चढ़ा सकते हैं। इस तरह से हम ये जो है तीनों फॉर्मूलों का यूज करके समकोण त्रिभुज की सभी भुजाओं के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए आइए अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की। त्रिकोणमितीय अनुपात।
ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज की बात हम करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज की बात करते समय हम पहले आपको बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात मतलब अनुपात, ये दो भुजाओं का अनुपात होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात होता है। और दो भुजाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? लंब और कर्ण हो सकती हैं, कर्ण और आधार हो सकती हैं, आधार और लंब हो सकती हैं। तो कोई सी भी दो भुजाओं का जो अनुपात है वही यहाँ हम समझेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम त्रिकोण, जो समकोण त्रिभुज है, इसकी विभिन्न स्थितियों पर विचार करते हैं। देखिए, ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज हमने ये ले लिया है। दो समकोण त्रिभुज हमने लिए हैं, इसका नाम हमने दे दिया है ए बी सी। देखिए, इसका नाम हमने दे दिया है ए बी और सी। यहाँ हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर सी जो है ये हमारे पास समकोण है और यहाँ पर जो बी है ये हमारे पास समकोण है। कोई एक त्रिभुज जो हमें दिया हुआ है, पहले हम इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो इसमें ये मान लीजिए ये वाला कोण हमें पता है कि ये कोण सी है और इसकी जो वैल्यू है वो थीटा है। इस कोण सी की वैल्यू कितनी है? थीटा है। तो हमें थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। अब थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं तो हमें इससे पहले इसकी इस दो बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। दो बातें वो कौन सी हैं कि इस कोण के सामने की भुजा कौन सी है? जो कोण हमें दिया हुआ है, कोण कौन सा दिया हुआ है? थीटा। इसके सामने की भुजा कौन सी है? ए बी। ध्यान दीजिए, इसके सामने की भुजा कौन सी है? ए बी। तो जो सामने की भुजा है इसी को हम कहते हैं सम्मुख भुजा। क्या कहते हैं हम इसे? सम्मुख भुजा। और ये जो सम्मुख भुजा होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है लंब। याद रखिएगा, ये क्या कहलाती है? लंब। और इस कोण से टच जो कर रही है भुजा वो कौन सी है? इस कोण से टच करने वाली दो भुजाएं, एक तो ये और एक ये। तो इसके 90 अंश के सम्मुख वाली जो भुजा है इसको हम कहते हैं कर्ण। लेकिन 90 अंश की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोण की, जो कोण हमें दिया हुआ है। तो कोण के सम्मुख भुजा कौन सी है? लंब। कोण से टच वाली भुजा जो है ये एक ये है और एक ये है, लेकिन हम कर्ण की बात नहीं कर रहे हैं। तो संलग्न भुजा जो कहलाएगी वो ये कहलाएगी। तो ये संलग्न भुजा है और जो संलग्न भुजा होती है इसको हम कहते हैं आधार। आप इसको ध्यान रखिएगा कि आधार और लंब की स्थिति बदलती रहती है, ये फिक्स नहीं है। इनकी वैल्यू क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। मतलब वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन इनकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है। जैसे मान लीजिए हमने कोण ये थीटा लिया था, अब हम ये वाला कोण थीटा ले रहे हैं। देखिएगा, यहाँ हमने ये वाला कोण जब थीटा लिया है तो इस 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसके सम्मुख भुजा कर्ण है, ये तो है, लेकिन इस सम्मुख भुजा हम देखेंगे जो कोण हमें पता है, जो कोण हमें दिया है। कोण हमें दिया है ये वाला थीटा, तो इसके सम्मुख भुजा कौन सी है? BC। अब देखिए, ये भले ही हमें देखने में आधार लग रहा है लेकिन चूंकि इसके सम्मुख भुजा है इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? लंब, परपेंडिकुलर कहेंगे हम इसे। लंब ये नहीं कहलाएगा, लंब ये कहलाएगा। और वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कोण की पोजीशन पर। कोण ये पता है तो ये लंब कहलाएगा, इसके सामने की भुजा है। कोण अगर हमें ये ऊपर वाला पता है ए, तो हमें इसके सामने की भुजा देखनी है। जो इसके सामने की भुजा है वही लंब कहलाएगी या परपेंडिकुलर कहलाएगा। अब इसकी संलग्न भुजा कौन सी है? ये भी है, ये भी है, लेकिन ये कर्ण है, इसको लेंगे नहीं। तो ये जो भुजा है ये आधार कहलाएगी। ये दो स्थितियां मैंने आपको समझाई हैं और इन दोनों स्थितियों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ हम कंफ्यूजन में अक्सर गलतियाँ कर बैठते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा, अब हम आपको कुछ अनुपात समझा रहे हैं। हम जानते हैं कि पाइथागोरस की प्रमेय के हिसाब से हम समझ चुके हैं कि कर्ण, लंब और आधार में क्या संबंध होता है। अब इनके अनुपात के बारे में हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए हमें
लंब और कर्ण का अनुपात देखना है तो लंब ये है हमारे पास सम्मुख भुजा है और कर्ण हमारे पास ये वाली भुजा है जो कि समकोण के सामने वाली भुजा होती है। तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है ये क्या कहलाएगा? लंब और कर्ण का अनुपात हमारा कहलाएगा, देखिए ये जो अनुपात हैं वो सब किसके कहलाएंगे? किसी एक कोण के होंगे। कोण हमारा कौन सा है यहाँ पर? थीटा। तो थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात हम ले रहे हैं तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा साइन थीटा। क्या कहलाएगा? साइन थीटा। क्लियर है? ये साइन थीटा कहलाएगा। अब अगर हम कहें हमने अनुपात लिया है आधार का और कर्ण का, अब आधार और कर्ण का जो अनुपात होता है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉस थीटा। इसी प्रकार अगर हम बात करें लंब और आधार के अनुपात की, हम बात करें अनुपात मतलब बटे में, अनुपात का मतलब क्या होता है? वटा। जैसे अगर हम ए अनुपात बी होता है तो उसको क्या लिखते हैं? ए बटे बी। तो वटा भी क्या है? एक हमारा जो है अनुपात ही है। वटा या अनुपात एक ही बात है। तो हम चाहें तो बटे में लिख लें या अनुपात में लिख लें, ये अनुपात ही पढ़ा जाएगा। लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा? साइन। आधार और कर्ण का अनुपात किसका क्या कहलाएगा? कॉस। चलो ध्यान देंगे, हम ये थीटा अभी नहीं लिख रहे हैं। लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा? साइन। आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा? कोसाइन। इसे हम पूरा नाम कोसाइन है लेकिन शॉर्ट में हम इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम शॉर्ट में कॉस पढ़ते हैं। ऐसे ही लंब और आधार का जो अनुपात होता है ये कहलाता है टेंजेंट और इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं टेन। तो ये तीन अनुपात हमारे याद रखने हैं। ये तीन हमें अनुपात मुख्यतः आते हैं और ये तीन अनुपात ही हमें समझने हैं, क्योंकि बाकी जो तीन अनुपात हैं हमारे पास टोटल 6 अनुपात बैठते हैं। तो ये तीन मुख्य अनुपात हैं और ये बाकी जो तीन अनुपात हैं वो इनके रिवर्स होते हैं, इनके उल्टे होते हैं। देखिए इनका उल्टा करें, अगर हम कर्ण और लंब का अनुपात की बात करें, कर्ण और लंब का अनुपात देखें तो वो क्या होता है? वो होता है कोसेक। और कर्ण और आधार की बात करें तो कर्ण और आधार का जो अनुपात कहलाता है वो हमारा कहलाता है सेक। और आधार और लंब की हम बात करें तो आधार और लंब का जो अनुपात है वो हमारा कहलाता है कॉट। तो इस तरह से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, किसी भी कोण के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित है। तो आप इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को अच्छी तरह से समझ लेंगे। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात किसी भी कोण के होते हैं। अगर हम थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं तो हम बोलेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर हम कोई दूसरा कोण ले लिया, थीटा की जगह हमने मान लीजिए अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया या फिर गामा ले लिया, या कोई भी कोण हम ले सकते हैं। कोण हमारे ए भी हो सकते हैं, कोण बी भी हो सकता है, कोण सी भी हो सकता है, कोण कुछ भी हो सकता है। अगर हम कहें अल्फा के त्रिकोणमितीय अनुपात तो बोलेंगे साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा। हम बोले बी के त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन बी, कॉस बी, टेन बी। तो कोण बोला जाएगा किस कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, बस वही कोण यहाँ पर उस कोण का नाम यहाँ आ जाएगा। तो हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अभी देखिए छोटी सी बात इसके बारे में समझ लीजिए। अगर हम लंब को एल से डिनोट करें और कर्ण को के से डिनोट करें तो क्या पोजीशन हमारी बनेगी? इसे बोलेंगे एल बटे के। क्लियर है? इसे क्या बोलेंगे हम? एल बटे के। इसको क्या बोलेंगे? आधार को ए से डिनोट करें और कर्ण को के से तो इसे बोलेंगे ए बटे के। इसी प्रकार लंब को एल से, आधार को ए से। तो देखिए हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगर हम इनको मिला के लिख लें, ऊपर वाले अक्षरों को मिला लें तो ये हो जाएगा लाल, नीचे हो जाएगा के ए, तो ये हो जाएगा कक्का। लाल बटे कक्का से हम इसके त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से याद रख सकते हैं। ये आपके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक से आप त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख पाएंगे। हमारे पास ये tan की वैल्यू दे रखी है 4/3, मतलब ए का हमें टेंजेंट पता है, ए का एक त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता है tan, वो इसकी वैल्यू है 4/3। तो
इसके बाकी जितने भी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बचे, 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन ए, कॉस ए, कोसेक ए, सेक ए, कॉट ए, इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो इनकी वैल्यू हम किस प्रकार निकालेंगे? देखिए, पाइथागोरस की प्रमेय का यूज हम करेंगे। एक हमने समकोण त्रिभुज यहाँ बना लिया, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है और इसमें हमने नाम दे दिया इसका ए बी सी। इतना हमें ध्यान रखना है, जो कोण हमें दिया है वो कोण 90 डिग्री पर नहीं ले सकते, बस इतना हमको ध्यान रखना है। जो कोण हमें दिया है वो कहाँ नहीं आएगा? 90 डिग्री पर नहीं आएगा, बाकी कहीं भी आ सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। तो हमें ए का पता है, तो ए के सामने की भुजा ये लंब कहलाएगी और बी के सामने की भुजा जो कि ये 90 डिग्री है, तो बी के सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी और जो बचा वो क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। अब देखिए हमारे पास टेंजेंट जो होता है ये किसका अनुपात होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात किसका होता है? अगर हम टेंजेंट की बात करें तो ये होता है हमारा लंब बटे आधार। अब लंब बटे आधार में इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? 4/3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लंब की वैल्यू 4 है, आधार की वैल्यू 3 है। तो लंब की वैल्यू हो गई 4, आधार की वैल्यू हो गई 3 और कर्ण की वैल्यू पाइथागोरस की प्रमेय से हम यहाँ निकाल सकते हैं। तो कर्ण की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखिएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब की वैल्यू हम लगा देंगे, 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग 9 होता है, तो 16 और 9 हो गया 25। के की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। के की वैल्यू हमें 5 पता चल गई। अब हम किसी का भी मान यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए साइन ए का मान निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है तुम्हारे पास? 4, कर्ण कितना है तुम्हारे पास? 5। यही आंसर है। अगर हमें कॉस ए की वैल्यू निकालनी है तो आधार बटे कर्ण होता है, आधार की वैल्यू 3 और कर्ण की वैल्यू 5। ये हमारे पास आंसर मिल गया। अब हम किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कोसेक ए की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए, हमने आपको बताया था कि 3 त्रिकोणमितीय अनुपात अगर पता है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए, तो बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात इनके उल्टे होते हैं। साइन ए, देखिए कोसेक ए किसका उल्टा होता है? साइन ए का, तो यहाँ ये हो जाएगा 5/4। और अगर हम निकालें सेक ए की वैल्यू, तो सेक उल्टा होता है कॉस का, 5/3। अगर हम निकालें कॉट की वैल्यू, तो कॉट होता है टेन का उल्टा, 3/4। देखिए, पीछे वाले फॉर्मूले में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कुछ संबंध आपको ध्यान रखने हैं कि साइन ए ये कोसेक ए का उल्टा होता है, इसको ध्यान रखना है। साइन ए और कोसेक ए का त्रिकोणमितीय अनुपात आप देखेंगे तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। साइन ए बराबर होगा 1/कोसेक ए, या फिर हम कह सकते हैं कोसेक ए बराबर होगा 1/साइन ए। इसी प्रकार कॉस ए बराबर होता है 1/सेक ए, या फिर हम इसे कह सकते हैं सेक ए बराबर होता है 1/कॉस ए। टेन ए बराबर होता है 1/कॉट ए, या फिर कॉट ए बराबर होता है 1/टेन ए। तो ये आपस में संबंध है। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, चौथा फार्मूला, पांचवा फार्मूला और छठा फार्मूला। यहाँ टेन के केस में 2 फार्मूले होते हैं। टेन ए ये साइन और कॉस का अनुपात भी होता है, मतलब साइन ए बटे कॉस ए जो होता है इसको भी हम टेन ए कहते हैं। अब इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका उल्टा हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। तो फिर कॉट ए जो हो जाएगा, इसके 2 फार्मूले हो गए, एक तो होता है 1/टेन ए और एक होता है कॉस ए बटे साइन ए। देखिए क्वेश्चन है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो हमें यहाँ 2 मान निकालने हैं। पहला मान निकालना है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा बटे 1 + कॉस थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा, और दूसरा मान हमको कॉट स्क्वायर थीटा का निकालना है। तो 2 तरीके से ये सवाल कर सकते हैं। पहले हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, फिर आपको इसका शॉर्ट तरीका भी आपको बता देंगे किस तरह से हम इसे करेंगे। देखिए कॉट थीटा हमें दे रखा है, कॉट थीटा हमारा 7/8 है और कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब। ये क्या होता है? आधार बटे लंब। अब जब हमें लंब पता हो और आधार पता हो तो तीसरी भुजा हम निकालेंगे, और तीसरी भुजा कौन सी होती है? कर्ण। तो फिर कर्ण का मान निकालने के लिए
हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ से आप देखिएगा, लंब है हमारा 8, तो 8 का वर्ग हुआ 64, और आधार है 7, 7 का वर्ग हुआ 49, 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, के स्क्वायर बराबर 113 और के बराबर अंडर रूट 113। 113 का कोई भी मान ऐसा नहीं है जो इसका वर्गमूल हो, ठीक है। 113 का कोई, देखिए हम अगर देखें तो 9 का वर्ग क्या होता है 81, और 10 का वर्ग क्या होता है हमारा 100, 11 का वर्ग क्या होता है 121, मतलब 121 का वर्गमूल होता है 11, 100 का वर्गमूल होता है 10। इनके बीच की जितनी भी संख्या है 101 से लेके 120 तक किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। वो पॉइंट में आएगा, लेकिन पॉइंट में हमें निकालना नहीं है। चलिए, जब हमें कर्ण पता चल जाए तो हम किसी का भी मान यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। मान हमें किसका निकालना है, साइन का और कॉस का। अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है हमारे पास 8, और कर्ण कितना है अंडर रूट 113। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है हमारे पास 7 और कर्ण है हमारे पास 113। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। एक जरा इसमें हम पहला वाला सॉल्व करें। अगर हम पहले वाले मान को निकालें तो 1 प्लस साइन थीटा, हम इसमें मान रखेंगे पहले वाले में, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा की जगह हम वैल्यू लगा देंगे 8 बटे अंडर रूट 113। ये हमने इसकी जगह मान लगा दिया। इसमें लगा देंगे 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट 113 बटे, नीचे भी हम ऐसा ही काम करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह मान हम लगा देंगे 7 बटे अंडर रूट 113, और दूसरी ब्रैकेट में हम यहाँ लगा देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का मान 7 बटे अंडर रूट 113। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला है, a प्लस बी और a माइनस बी, जब हम इनकी गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। अगर इस फॉर्मूले को आपको पता है तो ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं है। a प्लस बी की गुणा a माइनस बी से करने पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। मतलब क्या है कि दोनों ब्रैकेट एक सी होनी चाहिए, केवल प्लस और माइनस का अंतर होना चाहिए। पहला पद यहाँ a है, यहाँ भी पहला पद a होना चाहिए। दूसरा पद b है, यहाँ भी दूसरा पद b होना चाहिए। मतलब ब्रैकेट जो हमारे पास हैं उनमें अंदर के पद समान होने चाहिए। वही तो है, अंदर के पद कैसे हैं, समान है। बीच में डिफरेंस किसका है, केवल प्लस माइनस का। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, मतलब पहले पद का वर्ग कर देंगे, फिर माइनस करके हम दूसरे पद का वर्ग कर देंगे। ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है। ध्यान दीजिए इस बात के लिए, पहले पद का वर्ग एक ही रहेगा, माइनस दूसरे पद का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होता है 64। और जब स्क्वायर वाले किसी भी पद का वर्ग करते हैं, स्क्वायर रूट वाले किसी भी पद का वर्ग करोगे तो उस पर स्क्वायर रूट हट जाता है, वर्गमूल का निशान खत्म हो जाता है। जैसे अंडर रूट 113 का अगर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा और इसका मान कितना आएगा 113। ये हमको याद रखना है। अगर मान लीजिए अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का वर्ग करेंगे तो कितना मान आएगा इसका, एक्स। याद रखिएगा इस बात के लिए कि किसी पर अगर स्क्वायर रूट का चिन्ह है तो वर्ग करने से वो चिन्ह हमारा खत्म हो जाता है। नीचे का सेम इसी तरह से है, 1 माइनस 7 का वर्ग 49 और बटे 113। अब हम क्या करें, बहुत शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे। आप चाहो तो एलसीएम लेके कर सकते हो, और एक सिंपल तरीका ये है कि बटे में 113 यहाँ भी है, बटे में 113 यहाँ भी है। बहुत सिंपल तरीका ये है कि अंश और हर दोनों में 113 से गुणा कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। किससे गुणा कर दिया, बाई 113। 113 से गुणा करने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए अगर 64 बटे 113 में हम गुणा करें 113 की, आप यहाँ समझिए 64 बटे 113 में 113 में 13 से 113 से गुणा करेंगे तो ये 113 से 113 कट जाएगा और क्या बचेगा, 64 बचेगा। ऐसे ही यहाँ 49 बटे 113 में गुणा जब करेंगे तो 49 बटे 113 गुणा 113, तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, 49 बचेगा। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर एक में गुणा करोगे तो 113 आएगा, इसमें गुणा करोगे तो 64 आएगा, यहाँ एक में गुणा करोगे 113 आएगा, इसमें गुणा करोगे 49 आएगा। अब घटा लीजिए, घटाना तो सभी को आता ही है। तो हम जब घटाएंगे तो देखिए 113 में से 64 जब जाएगा, 13 में से 4 गए तो 9 बचे,
यहाँ 0 रहा, 10 में से 6 गया तो 4 बचा। फिर 113 में से 49 घटाइए, 13 में से 9 गए तो 4 बचे, और यहाँ 10 में से 4 गए तो 6 बचा। 49/64 ये इसका आंसर निकल के आ गया है। अब हम कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। देखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान बेहद ईजी है, हम आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो आपको कॉट थीटा का मान पता है, बस इस मान का ही आपको वर्ग कर देना है पूरे का, और कॉट स्क्वायर थीटा का मान पता चल जाएगा। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 49/64 इसका मान है। दोनों के मान हमारे समान आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर ही आएगी, या हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा कॉट स्क्वायर थीटा के। अभी हम आपको इसको शॉर्ट थोड़ा सा करके बताएंगे, थोड़ा सा और ट्रिक आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार इसको कर सकते थे दूसरी तरह से। जरा देखेंगे, देखिए हमारे पास इसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मूला हमने बताया a + b की a - b से गुणा करने पर a² - b² आता है। यहाँ पर a की जगह 1 है, b की जगह साइन थीटा है। 1 का स्क्वायर करोगे 1, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ गुणा करेंगे 1 का स्क्वायर 1, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये आगे पढ़ोगे, मैं अभी बता रहा हूँ थोड़ा सा कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई, कॉस बटे साइन क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है कि कॉस बटे साइन क्या होता है, जो हमने फॉर्मूला बताया था आपको। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, और जब इस दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8। तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा 49/64, यही हमारा आंसर है। हम दूसरे तरीके से इस प्रकार से कर सकते हैं, तो ये हमारा शॉर्ट मेथड है, और वो हमने आपको विस्तार से समझाया था। वैसे भी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, ये हमको ध्यान रखना है। चलिए देखिए, यहाँ कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार हम मान ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम सारणी आपको बनवाएंगे, और सारणी आप किस प्रकार याद रखेंगे वो भी तरीका हम आपको बताएंगे। तो देखिए किस प्रकार हम इस टेबल को लर्न कर सकते हैं और कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें एक सारणी बनानी है। ये इधर की तरफ हम लेंगे कोण, और इधर की नीचे की तरफ लेंगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज हमारे पास कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टैन, और इसके अलावा नीचे आप अपने आप निकालेंगे कॉसेक, सेक और कॉट। इनके मान आप अपने आप निकाल सकते हैं। 0 डिग्री का मान हमको निकालना है, 30 डिग्री का मान हमको निकालना है, 45 डिग्री का मान हमें निकालना है, 60 डिग्री का मान हमें निकालना है, और 90 डिग्री का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार हम मान निकालेंगे, ये टेबल आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। समझिए, हम 0, 1, 2, 3 और 4 तक की संख्याएं यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, और 4 तक की संख्याएं लिखने के बाद सबको हम 4 से भाग कर देते हैं। सबको 4 से करते हैं भाग। 4 से भाग करने के बाद सबका हम लेते हैं वर्गमूल। ये याद करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। 0 से लेके 4 तक की संख्याएं लिख लेंगे, 4 से भाग कर देंगे और फिर उसका वर्गमूल ले लेंगे। जब हम 0 से किसी भी संख्या को भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0 ही आता है, और 0 का वर्गमूल क्या आएगा, 0 ही आएगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये साइन 30 का मान हो जाएगा। ये देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये 1/√2 हो जाएगा।
ये √3 किसी का मान नहीं होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है और 4 से 4 हमारा कैंसिल, 1 का वर्गमूल 1 होता है। तो इस प्रकार हम पहले त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। बस ये हमने याद रख लिया। तो साइन और कॉस का आपको रिलेशन याद रखना है। साइन कॉस का संबंध ये होता है, देखिए हम आपको बताएं कि जो साइन 0 का मान होता है वो कॉस 90 का होता है। इतना याद रखेंगे, जो साइन 90 का है वो कॉस 0 का होता है, याद रखेंगे। ये 45 वाली वैल्यू दोनों की बराबर होती है, इक्वल होती है। 45 वाली वैल्यू दोनों की कैसी होती है? इक्वल होती है। ये वैल्यूज भी आपस में एक दूसरे की उल्टी होती हैं। जो साइन 30 का मान है वो यहाँ कॉस 60 का होगा, जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का होगा। बस दो मान हमें बहुत आसानी से याद हो गए। देखिए साइन और कॉस हमने बहुत आसानी से याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हमें tan के मान को ज्ञात करने में भी बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि हमने आपको ये बताया हुआ है कि tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। tan बराबर होता है साइन बटे कॉस। तो साइन के मान से कॉस के मान में भाग कर दीजिए, आपको tan के मान पता चल जाएंगे। अगर हम 0 में 1 से भाग करें, देखो 0 में किसी भी संख्या का भाग करते हैं, किसी भी संख्या से 0 में भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, आप ध्यान रखिएगा। 1/√2 को √3/2 से भाग करेंगे तो क्या होता है? देखिए 1/2 है और हम भाग कर रहे हैं √3/2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल और बचेगा क्या? 1/√3। तो हमारे पास इसका मान कितना आ गया? 1/√3 आ गया। जो 2 है ये वाले 2 कट जाएंगे, बटे बटे वाले 2 कट जाएंगे, यहाँ √2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा? 1/1। 1/1 का मतलब 1 होता है। सिंपल, बहुत आसान तरीके से आपको याद रहेंगे। इस 2 से 2 कट जाएगा और बचेगा क्या? √3/1 करते हैं तो √3 ही आता है। अब इसमें क्या आएगा? 1/0, और 0 से किसी को भाग करते हैं तो ये आपको याद रखना है कि वो अनंत आता है, या फिर हम इसे कह सकते हैं अपरिभाषित। क्या कह सकते हैं हम इसे? अपरिभाषित, या फिर इसे अनंत भी बोल सकते हैं। इसका मान क्या होता है? ये अनंत, या फिर इसको हम इंग्लिश में इन्फिनिटी कहते हैं। इन्फिनिटी क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो इसका मान होता है इन्फिनिटी। अब बाकी 3 मान आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। बाकी के 3 मान आप स्वयं निकालेंगे, बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम मैंने आपको दिया है। ये 3 मान आप निकालेंगे और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं ये मान भी आपको निकालने सिखा दूंगा। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान है, कोई भी निकाल सकता है। क्योंकि जो साइन के मान है और कोसेक साइन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो बस इनका उल्टा करते जाएंगे, और कॉस के उल्टे सारे मान सेक में हो जाएंगे, tan के सारे उल्टे मान किस में हो जाएंगे? कॉट में हो जाएंगे। tan और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो मान भी उल्टे होंगे, है ना। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो इनके मान भी कैसे होंगे? उल्टे होंगे। ये मान आप आसानी से ज्ञात कीजिएगा। आज आपको मैंने थोड़ा सा बेस इसका बताया है, बाकी जो बचा हुआ बेस है वो आपको मैं अगली वीडियो में इसका पूरा कंसेप्ट, पूरा बेस क्लियर करा दूंगा। इस बेस के बाद मैं इसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ शॉर्ट में भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को शॉर्ट में आसानी से कर सकते हैं। वीडियो में किसी तरह का डाउट अगर आपको है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर 8923401542 पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को, बेस्ट सॉल्यूशन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अगली वीडियो के साथ, अगले जो इसका शेष पार्ट है उसके साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।